जी नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूँ राममूर्ति। दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो सीरीज़ प्राचीन भारत का इतिहास का लेक्चर 2 है और यानी इससे पहले हम एक लेक्चर फर्स्ट दिए थे जिसमें हम लोग प्राचीन भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो PCS लेवल का था हमने बतलाया था। ये रेलवे, SSC, बैंकिंग और टीचिंग एग्जामिनेशन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने उसी सीरीज़ को और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन बोर्ड पे। देखिए, कहता है कि भारतीय उप महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला है कोल्डिहवा, लोहरादेव, मेहरगढ़ और टुकवा। तो अगर कृषि के साक्ष्य की बात करें तो कृषि के साक्ष्य यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं, यहाँ से ही प्राप्त हुए हैं और यहाँ से ही प्राप्त हुए हैं। लेकिन अगर सबसे प्राचीनतम की बात किया जाए तो सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य जो है वो लहुरादेव से प्राप्त हुए हैं। यानी क्या हो जाएगा अपना सही आंसर? बी हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि जो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिला में स्थित लहुरादेव है। मतलब प्राचीनतम जो कृषि का साक्ष्य है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर जिला में स्थित क्या है? लहुरादेव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य? चावल के साक्ष्य। और वो भी कितने साल पुराने? 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व में यहाँ चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, यहाँ से 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले जो था वो मेहरगढ़ को माना जाता था। किसको माना जाता था? मेहरगढ़ को। मेहरगढ़ से चावल का साक्ष्य, गेहूं का साक्ष्य मिला है। किसका साक्ष्य मिला है? गेहूं का साक्ष्य मिला है मेहरगढ़ से और ये 7000 ईसा पूर्व है। लेकिन ये जो है लहुरादेव ये 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 7000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा है। और चावल के साक्ष्य, सबसे प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला क्षेत्र कौन है? कोल्डिहवा है। ये इलाहाबाद में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल के भूसी के साक्ष्य मिले हैं, माना जाता है ना। किसको माना जाता है? कोल्डिहवा को। इस प्रकार से अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? लहुरादेव। आगे की ओर चलते हैं तो याद रखेंगे, अगर हम लोग काल के क्रम में देखें तो यहाँ से जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं लहुरादेव से, यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व के बीच की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद अगर कोल्डिहवा, मेहरगढ़ की बात किया जाए, सबसे पहले मेहरगढ़ की बात किया जाए तो यहाँ से जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो 7000 ईसा पूर्व के हैं। और कोल्डिहवा जो है, ये जो है कोल्डिहवा जो है, यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं और ये 6500 ईसा पूर्व, लगभग 6500 ईसा पूर्व के साक्ष्य है। कितने के साक्ष्य? 6500 ईसा पूर्व की। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस काल कर्म से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो लहुरादेव का है। ये लहुरादेव कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के किस जिला में है? तो संत कबीर नगर जिला में। आगे की ओर चलते हैं और ये रहा अपना अगला प्रश्न।
कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ब्रह्मगिरी से, बुर्ज होम से, कोल्डिहवा से या मेहरगढ़ से। तो यहाँ पर लहुरा देव नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मेहरगढ़। अब कहिएगा कोल्डिहवा क्यों नहीं होगा, तो कोल्डिहवा से जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो 6500 ईसा पूर्व के हैं, और मेहरगढ़ से जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो 7000 ईसा पूर्व के हैं, इसलिए पुराना ये हो जाता है ना। तो ये सही आंसर हो जाएगा 7000 ईसा पूर्व, यानी डी इज द राइट आंसर। आगे की ओर जब हम लोग चलते हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल से, हड़प्पा से, मेहरगढ़ से या मुंडी गाक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मेहरगढ़। क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो लगभग 7000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। कितने के माने जाते हैं, 7000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि जो नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं, मुंडीकाग, मेहरगढ़, बालाकोट या अमरी। तो यहाँ पूछा गया उत्तर पश्चिम के क्षेत्र, उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखते हैं थोड़ा इसका डिस्कस कहीं हो, नहीं है इसका डिस्कस। तो अगर बात हम लोग करेंगे कृषि के साक्ष्य, तो हमने डिस्कस एक में ही देख लिया था, पहले क्वेश्चन के डिस्कस में देख लिया था कि कृषि के साक्ष्य में सबसे पुराना है लहुरा देव जो उत्तर प्रदेश के है, उसके बाद है मेहरगढ़, और उसके बाद कौन आता है, कोल्डिहवा, जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले थे। तो यहाँ पर सबसे प्राचीनतम की बात किया गया है, तो सबसे प्राचीनतम लहुरा देव है जो इस ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद है मेहरगढ़ है जो इसमें है, यानी अपना हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर। और ये देखिए, ये चंडीगढ़ पीसीएस में पूछा गया था 2017 में, प्री में ये प्रश्न पूछा गया था, चंडीगढ़ पीसीएस के प्री में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे की ओर अगर हम चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये बीपीएससी 64वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, यानी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अंजीरा से, दमन सदात से, किलीगुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक में से सभी से। कहाँ से पशुपालन और कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो अभी जस्ट हमने बताया कृषि के साक्ष्य की बात आती है तो उसमें 3 नाम आती है, जिसमें से एक नाम मेहरगढ़ है। एक नाम क्या है, मेहरगढ़। वो 3 नाम कौन है, लहुरा देव, दूसरा है मेहरगढ़, और तीसरा क्या है, कोल्डिहवा, जहाँ से चावल के साक्ष्य मिले थे। तो यहाँ पर हो जाएगा मेहरगढ़। चलिए अब देखिए, ये यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया ये प्रश्न है। कहता है कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। क्या वो धौलावीरा है, कालीबंगा है, किलीगुल मोहम्मद है, या मेहरगढ़ है। तो मेहरगढ़ से खेती के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य मिले हैं, और कृषि के साक्ष्य ही अस्थाई जीवन का व्यक्तित्व करता है। वैसे अगर इसका डिस्कस होगा, थोड़ा हम लोग चेक कर लेते हैं। हाँ, डिस्कस तो है। यहाँ देखिए, कहता है कि प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूची स्थान के
कक्षी मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। क्योंकि कृषि के लिए मनुष्य को वहाँ पर निवास करना पड़ता है, इसलिए जब कृषि का आविष्कार हुआ तब मनुष्य अपने घुमंतु जिंदगी को छोड़ करके एक अस्थायी निवास पर रहने लगे। और चूंकि मेहरगढ़ से हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं, इससे प्रमाण लगाया जा सकता है कि मेहरगढ़ से व्यक्ति या मानव अस्थायी जीवन का प्रारंभ किए। कहता है कि जिसकी प्रमाणित तिथि 7वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व यानी 7000 ईसा पूर्व है, जबकि किली गुल मोहम्मद और एवं कालीबंग में प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व है। यानी यहाँ जो अस्थाई निवास का जो साक्ष्य का प्रमाण है वो 7000 ईसा पूर्व के करीब है, लेकिन जो किली गुल मोहम्मद है वहाँ जो है वहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो 4000 ईसा पूर्व के मिले हैं। और ये जो है कालीबंगा यहाँ से 3500 ईसा पूर्व के प्रमाण मिले हैं। इसलिए सबसे प्राचीनतम जो है वो क्या हो जाता है? मेहरगढ़। क्या हो जाता है? मेहरगढ़। यानी अपना सही आंसर क्या हो जाता है? मेहरगढ़ इज़ द राइट आंसर, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। और ये यूपी PCS स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया ये प्रश्न है। आगे की ओर चलते हैं और देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? औदे से, बोरी से, लखिया से या बागोरी से? कहाँ से? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बागोरी। क्या हो जाएगा? बागोरी से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अब थोड़ा इसका डिस्कस हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट अहमदगढ़, आदमगढ़ पूरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिला में स्थित कौन? बागौर से मिले हैं। एक तो आदमगढ़ से और दूसरा कहाँ से? आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और ये जो है राजस्थान में स्थित है कौन? बागौर से मिले हैं। अब यहाँ पर आदमगढ़ तो ऑप्शन में है नहीं, आदमगढ़ नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा? बागौर हो जाएगा। आदमगढ़ और बागौर से। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट स्थित है। और ये राजस्थान में भीलवाड़ा जिला में स्थित है बागौर। याद रखेंगे इस बात को। चलिए आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न को जरा गौर से देखेंगे। देखिए, ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? क्या पूरा पाषाण काल को कहा जाता है, नव पाषाण काल को कहा जाता है, ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है या लौह युग को कहा जाता है? तो चालकोलिथिक पीरियड जो है ये ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है, क्योंकि चालकों का संबंध ही तांबा से है। चालकों का संबंध किससे है? तांबा से। चालकों का संबंध तांबा से है, इसलिए इसे ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? सी इज द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है, स्पष्ट लिखा है, ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है या इसे कैल्कोलिथिक कहा जाता है। चालकोलिथिक या कैल्कोलिथिक भी कहीं कहीं पर लिख देता है। आगे की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। ये यूँ समझिए कि ये UPSC लेवल का ये स्टेटमेंट वाला कथन है, स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है। ज़रा इसे गौर से पढ़ेंगे और आपको स्टेटमेंट जो सही है, चारों स्टेटमेंट को पढ़ना है, इसमें से सही का चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है।
तो यहाँ कहा गया है कि आहर सभ्यता के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। कहता है कि आहरवासी तंबा गलाना जानते थे। जी सही बात है, आहरवासी तंबा गलाना जानते थे। कहता है कि ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। जी नहीं, गलत बात, थे, ये लोग चावल से परिचित थे। आगे कहता है धातु का काम आहरवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। जी सही बात है, साधन था। आगे कहता है कि यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड मिले हैं। बिल्कुल सही बात है, जिस पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के ज्यामितीय आकृति उकेरी गई थी, उकेरी गई है। जी ये भी सही है, यानी यहाँ के जो वासी है वो तांबा को गलाना जानते थे, ये सही बात है। यहाँ के वासी चावल से परिचित थे, यानी यहाँ नहीं दिया गया तो ये गलत हो गया। धातु के काम आहरवासियों की आर्थिक अर्थव्यवस्था का साधन था, ये सही बात है, बिल्कुल सही बात। ये तांबा को गलाना जानते थे और धातु का काम इनकी अर्थव्यवस्था का एक मुख्य साधन था। आगे कहता है कि यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांग मिले हैं। बिल्कुल सही बात है, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। बिल्कुल सही बात है, यानी अपना सही हो गया ए, 1, 3 और 4 किस में है? 1, 3 और 1, 2 गलत बात, 3, 4 जी नहीं, 1, 2 गलत हो गया, ये सही है। 1, 3 और 4 ये सही स्टेटमेंट है। आगे की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है आहर सभ्यता के बारे में। कहता है कि आहर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित एक प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्थल है। मतलब आहर जो है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है और ये किस युग की संस्कृति है? ये ताम्रपाषाणिक युग की ये संस्कृति है। कहता है कि आहर संस्कृति के लोग मुख्यतः कृषि करते थे, कृषक थे, किसान थे तथा पशुपालक थे। क्या थे? पशुपालक थे। वे गेहूँ, जौ, चावल से परिचित थे। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया था? यहाँ क्या दिया गया था? यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया था वे चावल से परिचित नहीं थे, इसलिए हमने इसे गलती किया। इसे गलती क्यों किया? क्योंकि यहाँ दिया गया है कि वे चावल से परिचित नहीं थे, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो गया था। चलिए, वे चावल से परिचित थे। आहर का एक अन्य नाम ताम्रवती यानी तांबे वाला स्थान भी मिलता है, जिससे सूचित होते हैं कि यहाँ के लोग तांबा बहुआयात में उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाहे वस्तुएं तैयार करते थे। बिल्कुल स्टेटमेंट 1 था कि आहार जो वासी है, क्या वो तांबा को गलाना जानते थे? तो यहाँ पर स्पष्ट है कि यहाँ के निवासी तांबा को गलाकर मनचाहे वस्तु तैयार करते थे। धातु के काम आहार वासियों की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य साधन था। ये मेरा स्टेटमेंट नंबर क्या था? 3 था। उसमें कहता है यहाँ से काले लाल रंग के मृद भांड की प्राप्ति हुई है। स्टेटमेंट नंबर 4, जिस पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। इस प्रकार से विकल्प ए सही है। चलिए आगे की ओर चलते हैं और ये अपना अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल। कहता है कि ये यूपी पीसीएस प्री 2008 का ये प्रश्न है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? क्या आम्बरी में, क्या कालीबंगा में, क्या मेहरगढ़ में, या कोट दीजी में? किस में? तो थोड़ा इसका डिस्कस हम लोग देख लेते हैं। अगर इफ़ दिया हो तो बहुत छोटा डिस्कस दिया गया है। यहाँ कहा गया है
कि बलूची स्थान यानी जो पाकिस्तान में स्थित है पूरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण युग से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी ये जो बलूची स्थान पाकिस्तान में जो स्थित है मेहरगढ़, जहाँ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं 7,000 ईसा पूर्व में, वहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी इस प्रकार से अपना आंसर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आंसर क्या सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। आगे की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न सब है, देख रहे हैं आप, हाई लेवल के प्रश्न सब है, पूरा पीसीएस प्रीवियस लिया गया है। चलिए, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर स्पेशल प्री 2009 में पूछा गया यह प्रश्न है। कहता है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? केडी वाजपेयी ने, वीएस वाकंकर ने, एचडी संकलिया ने या मार्टिमर ह्यूमर ने? किसने किया था इसका उत्खनन? जल्दी बताइए। तो यहाँ पर हम लोग कुछ डिस्कस देखते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नवदा टोली जो मध्य प्रदेश में है, नवदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। का उत्खनन दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर्स एसडी संकालिया ने कराया था। किसने? दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर कौन थे? एसडी संकालिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनीय ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है। मतलब यहाँ पर पाषाण युग के, ताम्रपाषाण युग के सबसे जो बड़ा ग्रामीण स्थल है वो कौन है? वो है नवदा टोली, जिसकी तिथि ईसा पूर्व 1600 से लेकर के 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। इसकी जो तिथि है वो 1600 से कहाँ तक? 1300 तक निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर अगर उत्खनन की बात आता है तो क्या हो जाएगा? एचडी सांकलिया। क्या हो जाएगा? एचडी सांकलिया। आगे की ओर चलते हैं हम लोग। और यहाँ देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न कह रहा है कि नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो अभी हमने पढ़े हैं, क्या गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है या मध्य प्रदेश में? देखिए, यूपी पीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया प्रश्न है कि नवदा टोली किस राज्य में स्थित है। अभी जस्ट हमने बतलाया है, आप ऊपर के डिस्कशन में देख सकते हैं। नवदा टोली कहाँ स्थित है? नवदा टोली कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नवदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और ये प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2009 में पूछा गया यह प्रश्न है कि नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। और ये एक बार पुनः यूपी पीसीएस मेंस का ये प्रश्न जो 2005 में पूछा गया था, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में या उपयुक्त में से कोई नहीं। बृहत पाषाण स्मारक किसके रूप में थी बताइए? चलिए थोड़ा हम लोग डिस्कस देख लेते हैं इसका, उसके बाद आंसर तो आना ही आना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, कह रहा है कि नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। मतलब दक्षिण भारत में क्या था कि सबको अलग अलग प्रकार के समाधियों में उसे दफनाया जाता था। इन समाधियों का जो विशेष पाषाण खंडों में निर्मित है, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। यानी वो जो बृहत पाषाण है वो क्या है? एक प्रकार का समाधि है। क्या है? एक प्रकार का समाधि है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बृहत पाषाण या मेगालिथ कहते हैं।
इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे कि शिष्ट समाधि, पीट सर्किट, कर्ने सर्किट, डोलमेन, अल्बेला स्टोन, हुक स्टोन, कंदरा एवं मेहिर। ये सब क्या है, ये सब इनके प्रकार है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सब मृतकों के समाधि के स्थलों के रूप में है। किसके रूप में है, मृतकों के समाधि के स्थलों के रूप में है, और ये ज़्यादातर दक्षिणी भारत में देखे गए हैं। इसका एक और नाम हमने बताया है मेगालिथ। क्या बताया है, मेगालिथ। चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं और देखिए, कहता है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए हैं? क्या वे बुधिहाल से प्राप्त हुए हैं? क्या वे संगन कल्लू से प्राप्त हुए हैं? क्या वे कोलडीहवा से प्राप्त हुए हैं? या ब्रह्मगिरी से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं राख की किला, बताइए। मृतकों का टीला तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, लेकिन राख के किला कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जरा इसको देखते हैं। कहता है कि कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित सगन कल्लू नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख की टीला प्राप्त हुए हैं। यानी अगर यहाँ पर अगर कहा जाए तो ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? संगन कल्लू से। कहाँ से? सगन कल्लू से प्राप्त हुए हैं। ये नवपाषाणिक है और ये किसके निकट है, जरा इसको भी देख लीजिए। तो ये ऊपर होगा, ये मैसूर के पास है, कर्नाटक में। कहाँ है ये? मैसूर के पास है, कर्नाटक में राख के टीला पाए गए हैं। ये नवपाषाणकालीन थे ना। चलिए आगे की ओर चलते हैं और देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न ये MPPCS स्पेशल प्री 2004 में पूछा गया ये प्रश्न है। कहता है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, या सोन नदी का उपागम स्थल के लिए। तो अगर भीमबेटका ये जो मध्य प्रदेश में है, कहाँ भीमबेटका? मध्य प्रदेश में है, और ये प्रसिद्ध है गुफा के चित्रशैली के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा के चित्रशैली के लिए। देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट दिया गया है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका प्राग ऐतिहासिक शैली चित्रकला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। इस गुफा में जीवन के विभिन्न विधि रंग को पेंट के रूप में उकेरा गया है, जिसमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र है। अब तक लगभग 700 शरण स्थलीय की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। कितने चित्र पाए गए हैं? 133 में क्या पाए गए हैं? चित्र पाए गए हैं। और कितने सरल स्थलीय पाए गए हैं? 700 सरल स्थलीय पाए गए हैं। यानी भीमबेटका कहाँ है? रायसेन जिला में स्थित है, और ये अपने गुफा शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 एक लाइक कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अच्छे वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।